मुझे तो इनमें कोई खूबसूरती नज़र नहीं आ रही है। मिलन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ये मेरिन ड्राइव पर। ओह, आप लोग आ गए। स्वागत है आप सबका साइंटिफिक लॉकडाउन में। आज हम गुरुवार के सवाल का जवाब देंगे। सवाल वाले भाग में हमने देखा कि दो लाल बॉल्स अलग अलग सिलेंडर में अलग अलग तरह की गतिविधियां कर रहे थे। क्या आपने ये पहेली सुलझा ली है? फिक्र मत कीजिए, अगर आपने नहीं किया हो तो हमारे पास खुद के एक विशेषज्ञ है। चलिए मिलते हैं द इंक्विजिटर से। नमस्कार, मैं हूँ। नमस्कार, आप मेरा नाम तो जानते ही होंगे। चलिए सीधे चलते हैं झूमा की पहेली की तरफ। सवाल वाला वीडियो ध्यान से देखने पर मैंने देखा कि दूसरे सिलेंडर में पानी भरा हुआ है और पहला सिलेंडर खाली है, या फिर मुझे उसे हवा से भरा हुआ बताना चाहिए। इसका मतलब है कि पहले सिलेंडर में प्लास्टिक बॉल्स बाकी मौजूद तत्वों से भारी हुए और दूसरे सिलेंडर में प्लास्टिक बॉल्स बाकी मौजूद तत्वों से हल्के हुए। मैंने दूसरे सिलेंडर में खुद के कुछ बदलाव किए हैं। उससे 30 ml पानी निकालकर उसकी जगह तेल डाल दिया है। ये तो हमारे तथ्य हो गए। इनसे नतीजों की ओर कैसे जाया जाए, इसके लिए हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को और ध्यान से समझना पड़ेगा। आपको आश्वस्त कराने के लिए कि इस वीडियो की प्लेबैक स्पीड के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, आपके सामने यह मेट्रोनोम रखा है। आपके सामने दो वजन रखे हैं, एक प्लास्टिक का और एक मेटल का, जिन्हें हमने समान लंबाई के इलास्टिक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। जब मैं इस वजन को घुमाऊंगा तब मैं इसकी आवर्तन की धुरी को इस छड़ी के ऊपर रखने का प्रयास करूंगा। हम वजन के ऊपर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इलास्टिक कितना खींचता है इससे नाप सकते हैं। सामान्यतः यह वजन घंटी से करीब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रहता है, पर जब मैं इसे घुमाऊं तब वह उसके करीब आ जाता है, पर फिर भी उसे बजा नहीं पाता। अगर मैं यह वजन बढ़ा दूं तो लगभग उसी आवर्तन गति पर यह इस घंटी को छू जाता है। इससे हम समझ सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वजन के बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियस और आवर्तन गति पर भी निर्भर करता है, पर इन सब पैरामीटर्स को हम कभी बाद में समझेंगे। अब हम जान चुके हैं कि भारी वस्तुएं हल्की वस्तुओं से ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अनुभव करती हैं। हम कह सकते हैं कि एक सिलेंडर जिसमें अलग अलग घनत्व के पदार्थ रखे हैं, उसमें ज़्यादा घनत्व वाला पदार्थ ज़्यादा फोर्स के साथ बाहर की ओर फेंका जाता है। ये काफ़ी लंबा विवरण हो गया, चलिए थोड़े सरल तरीके से समझा जाए। इस सिलेंडर को ध्यान से देखिए। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी जो ज़्यादा घनत्व रखता है वह नीचे की ओर, और तेल जो कम घनत्व रखता है ऊपर की ओर आ गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा ही कोई बल इस सिलेंडर के दोनों तरफ हो तो क्या होगा? क्योंकि पानी तेल से ज़्यादा घनत्व रखता है, वह सिलेंडर के दोनों छोरों की तरफ आ चुका है और तेल आवर्तन की धुरी की तरफ चला गया है। प्लास्टिक बॉल्स का घनत्व पानी से कम होता है, इसी कारण पानी ज़्यादा बलपूर्वक बाहर की ओर फेंका जाता है और प्लास्टिक बॉल्स पास आते हुए नजर आते हैं। क्या 1 मिनट से ज़्यादा हो गया? इससे हम ये कह सकते हैं कि झूमा एक मगलू के अलावा और कुछ भी नहीं है। पिछली बार की ही तरह जवाब सही सवालों में छुपा हुआ है, हमें बस सवाल उठाते रहना है। मुझे ऐसी ही स्पष्टीकरण की उम्मीद थी। इस बार भी इंक्विजिटर ने हमें इस कॉन्सेप्ट का रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग नहीं बताया। जब तुम्हारी कार कोई तेज मोड़ लेती है और तुम अपनी जगह से मोड़ की उलट दिशा में झुक जाते हो, तब तुम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अनुभव कर रहे होते हो। ये तो मैं कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब सबसे रोचक स्पष्टीकरण की ओर चलते हैं। राजेश धूत लिखते हैं कि पहले सिलेंडर में बॉल्स अपनी ही सोच रहे थे और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं था। दूसरे सिलेंडर में पानी ने उनकी गतिविधि रोक दी, तो पानी से लड़ने के लिए वे एकजुट हो गए। इस बार हमारे पास एक अजीब सवाल आया है। कोलकाता से अर्नब पाल ने पूछा है कि मुझे मेरी बिल्डिंग कितनी ऊंची बनानी चाहिए ताकि उसकी छत पर बारिश ना हो। क्या आप इस सवाल के जवाब ढूंढने में मदद कर सकते हैं? अगर ऐसे वीडियोस आप और बनते देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें सूचित करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। क्या आपके पास कोई अजीब सवाल है? हमें scientificlockdown@gmail.com पर लिखकर भेजें और हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ें। धन्यवाद।